स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर बात करेंगे और कम से कम 50 से 60 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रवृत्ति के आधार पर इसका नाम वीरगाथा काल पड़ा। इसका समय उन्होंने संवत 1050 से 1375 तक बताया है। संवत से 57 वर्ष अगर आप घटाते हैं तो इसे ईसवी सन में परिवर्तित किया जा सकता है। इस आधार पर आदिकाल का जो समय है वो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक ठहरता है। अतः आदिकाल 1393 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। पहला प्रकरण सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण अपभ्रंश काव्य, तीसरा प्रकरण देश भाषा काव्य जिसे उन्होंने मूल रूप से वीरगाथा काल कहा है, और चौथे प्रकरण के अंतर्गत उन्होंने फुटकल रचनाओं का संकलन किया है। प्रकरण 3 के अंतर्गत जो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का पूरा वर्णन किया हुआ है। आदिकालीन साहित्य का अगर हम परिचय देखें तो अपभ्रंश या प्राकृताभाष्य पद्यों का पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम के 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है, ऐसा ये सब शुक्ल जी मानते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय के कुछ पीछे तक यानी बाद तक माना जा सकता है। ये सब शुक्ल जी की भाषा में आपको प्रस्तुत किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से कब तक माना जाता है। तो महाराजा भोज के से लेकर के हम्मीरदेव के समय के कुछ बाद तक माना जाता है। इस अवधि में किसी विशेष प्रवृत्ति की रचनाएं न होकर धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अवधि में राज्याश्रित कवि, जो राज्य के आश्रय में जो कवि थे, उनके द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं के चरितों की गाथाएं लिखी गई, यानी उन्होंने जिन राजाओं के आश्रय में वे रहते थे उनके चरित की गाथाएं की हैं। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है। इन्हीं के आधार पर इस दौर को वीरगाथा काल कहा गया। इसमें आश्रयित कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं के गुणों का बखान किया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन अगर हम देखें कि रामानंद जी और तुलसीदास जी के बारे में वे क्या कहते हैं, तो शुक्ल जी के अनुसार स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भागों में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी। यानी रामानंद जी और उनकी शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बहुत बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी। हिंदी साहित्य क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुटित हुआ। यानी भक्ति का जो परम उज्ज्वल प्रकाश था वह तुलसीदास जी की वाणी द्वारा ही प्रस्फुटित हुआ, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। उनके अनुसार उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। यानी तुलसीदास जी ने लगभग सभी प्रकार की प्रचलित काव्य पद्धतियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास के द्वारा ही हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग आरंभ हुआ। यानी हिंदी काव्य में प्रौढ़ता, परिपक्वता का जो समावेश हुआ वह तुलसीदास के द्वारा ही हुआ। रीतिकाल के कवि दास जी के बारे में शुक्ल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण जो कोटेशन है, उनका वाक्य है वह यह कि दास जी की भाषा के बारे में वे लिखते हैं, ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमान्यो, ऐसे ऐसे कवि न की बानी हूँ सुजानिए। ये संकलित किया है उनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। और आगे है, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह दोहा
रीतिकाल के किस कवि के बारे में कहा गया है? तो जब भी ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमान्यो, ऐसे ऐसे कवि न की बानी हूँ सुजानिए, यह आए तो आप कविदास जी के ऊपर यह लिखा गया है, इस पर टिक कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अर्थात किसी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा क्षेत्र में रहना जरूरी नहीं है। कवि तुलसीदास, कवि गंग आदि के काव्य में विविध भाषा बोलियां समाहित हैं। उनके अध्ययन से आसानी से कई भाषा सीखी जा सकती है। बिहारी के विषय में आचार्य शुक्ल के दो बहुत ही प्रसिद्ध कथन हैं। पहला, मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरा, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यानी भाषा में कसावट हो, समाहार की प्रवृत्ति हो, सबको बहुत छोटे से वाक्य में अधिक कहने की जो क्षमता होती है, बिहारी में थी। गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति वह बहुत प्रसिद्ध थी। आदिकाल के बारे में हमने देखा ही। आगे महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देखें तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये 2 खंडों में लिखा गया है। इसके इतिहासकार थे गणपति चंद्र गुप्त जी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आलोचना का पक्ष, रमेश चंद्र शाह। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। हिंदी कोविद रत्नमाला, श्याम सुंदर दास। ये 5 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें कंठस्थ कर लें, यह परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं। उर्वशी पर आधारित रचनाएं, आपको यहाँ पर दिखेगा 3 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण जो उर्वशी को केंद्र में रख के लिखी गई हैं। तो पहली तो उर्वशी जो है 1909 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, यह काव्य है। दूसरी उर्वशी 1961 में गीति नाट्य के रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला था। तीसरी रचना है कथा कहो उर्वशी, 1956 में ये उपन्यास है, देवेंद्र सत्यार्थी ने इसे लिखा है। इसी तरह मछली पर आधारित 3 रचनाएं भी हैं। सोन मछरी मन बसी, ये नवगीत है, इसे रविंद्र भ्रमर जी ने लिखा है। दूसरा है मछली घर, ये कविता है विजय देव नारायण शाही की। मछली मरी हुई, ये उपन्यास है राजकमल चौधरी का। सब रंग, ये ललित निबंध संग्रह है अज्ञे का। अज्ञे जी ने कुट्टी चाटन उपनाम से इसे लिखा है। पुरानी हिंदी नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने दिया है। गुलेरी जी के बारे में देखें तो ये समालोचक पत्र के संपादक रहे हैं 1903 ईस्वी में। इनका एक प्रसिद्ध निबंध है मारिस मोहि कुठाओं और एक और है कछुआ धर्म। नई कविता के संस्थापक कौन हैं? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका 1954 में इलाहाबाद से निकलती थी। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। जयशंकर प्रसाद जी ये कहते हैं। ये महत्वपूर्ण कथन है जो बार बार परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। और साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये कथन बालकृष्ण भट्ट का है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं, यह ध्रुवस्वामिनी नाटक का पात्र शकराज का कथन है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, यह स्कंदगुप्त नाटक में उद्धृत है, लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद का यह नाटक है। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है। वह काव्य जो गुण में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह काव्य गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वो ओज गुण है। ओज गुण किन रसों में व्याप्त होता है? वीर और रौद्र रसों में। माधुर्य गुण किन रसों में व्याप्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा, माधुर्य गुण जो है वो श्रृंगार और करुण रस में होता है। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है? तो वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण होता है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? उन्होंने 10 गुण बताए हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? तो उन्होंने 3 काव्य गुण बताए हैं।
रीतिकाल के प्रमुख कवियों का जो जन्मतिथि का अनुक्रम है वह आप ध्यान रखेंगे कि बिहारी 1595 ईस्वी में उनकी जन्मतिथि है, सेनापति का 1589, चिंतामणि का 1609, मतीराम का 1617, पद्माकर का 1753। भारत पाकिस्तान समस्या पर आधारित प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? पहला, झूठा सच, ये यशपाल जी ने लिखा है और ये 2 भागों में है, 1958 और 1960 में। दूसरा है आधा गांव, 1966, राही मासूम रजा। तीसरा है तमस, 1973, भीष्म साहनी। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर ने सन 2000 में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो किताब पहली आई वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने 1938 में लिखा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में गणपति चंद्रगुप्त ने 1965 में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में इसके संपादक नगेंद्र जी और हरदयाल जी हैं। जब भी नगेंद्र जी की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास का उल्लेख हो या पूछा जाए तो ध्यान रखें कि इसके वे लेखक न होकर के संपादक थे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन सिंह ने लिखा। नागरी प्रचारणी सभा के बारे में अगर हम देखें तो इसकी स्थापना संवत 1950 यानी सन 1893 ईस्वी में हुई, वो भी काशी, बनारस में। इसके संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। ये तीनों मिलकर इस सभा की स्थापना करते हैं। इस सभा के प्रथम सभापति बाबू राधा कृष्ण दास थे। ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। इस सभा का उद्देश्य नागरी अक्षरों का प्रसार, हिंदी साहित्य की समृद्धि इत्यादि थी। खड़ी बोली का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रजभाषा से, अवधी से, दक्षिणी हिंदी से, अपभ्रंश से। सही उत्तर है अपभ्रंश से। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है अमीर खुसरो। बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? पद्मावती, मानमती, राजमती, दानमती। सही उत्तर है राजमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अन्य महत्वपूर्ण कथन हम देखें, उनके अनुसार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे। ऐसा परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लेख या निबंधों को विचारात्मक श्रेणी में कौन मानता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार द्विवेदी जी के निबंधों में विचारों का गुंफन दिखाई नहीं पड़ता है, जो किसी श्रेष्ठ विचारधारात्मक निबंध के लिए अति आवश्यक होता है। तो यह ऐसे भी पूछता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में विचारों का गुंफन किसके अनुसार दिखाई नहीं पड़ता है? तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार शुद्ध विचारधारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहां एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड को लिए हो। द्विवेदी जी के निबंध मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिखे हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। महत्वपूर्ण किताबों के नाम कि उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन हैं? परशुराम चतुर्वेदी। भारत हरण 1890 में जो लिखा गया वह किसकी रचना है? देवकी नंदन त्रिपाठी। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संसद से सड़क तक किसका काव्य संग्रह है? धूमिल। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? मिश्र बंधु। तो इस तरह से मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हम आपके समक्ष लेकर आए। इन सभी प्रश्नों की आवृत्ति बार बार परीक्षाओं में होती है। आप इन्हें बहुत ही अच्छे से कंठस्थ कर लें और आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी रख सकते हैं। ये मेरे बनाए हुए नोट्स थे जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था मैंने। धन्यवाद।